नमस्कार साथियों, जैसा कि पिछले वीडियो आपने देखा होगा, चार्जशीट के बाद क्या होता है। चार्जशीट के बाद में आरोप तय होते हैं। आरोप क्या होते हैं? जो एफआईआर दर्ज हुई है, उस दर्ज में पुलिस ने जो चार्जशीट जिन धाराओं और बयान एविडेंस के साथ पेश की है, कोर्ट उसको देखेगा और उसके आधार पर कोर्ट आरोप सुनाता है। आरोप लिखित में सुनाए जाते हैं और जो आरोपी उसको बताता, वो आरोप अस्वीकार करके नीचे साइन कर पेश कर देता है। पर अपन बहुत से लोगों ने कहा, सर आपने नेक्स्ट वीडियो में आरोप और बहस कैसे की जाती है। जितने भी मेरे न्यू एडवोकेट भाई और बहन है, उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ये वीडियो थोड़ा अपना टाइम खर्च कर दीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो पुराने अधिवक्ता मेरे साथी है, उनके लिए तो ये नई चीज है, पर जो नए अधिवक्ता है उनके लिए नई चीज है कि बहस कैसे करते हैं। आपको कोई सिखाएगा नहीं। हमारा YouTube चैनल एडवोकेट RK बटानिया आपको ये सारी चीजें बता रहा है। तो क्या होता है, कई बार आरोप पर अगर आप बहस कर लेते हो तो कोर्ट कुछ धाराएं हट जाती है और कई बार ऐसा होता है कि डिस्चार्ज कर देती है। आगे मुकदमा लड़ने की जरूरत नहीं होती है, पर इसके लिए आपको बहस करनी पड़ेगी। अब बहस कैसे करते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। जब कोर्ट आरोप सुनाते हो, तय करती है, तब आपको बोलना होता है कि मैं इस पर बहस करना चाहता हूं। कई बार क्या होता है कि चार्जशीट पेश करते हैं, तो अगर पिछले वीडियो को आपको पूरी समझ आ जाएगी, तो उस समय आरोप सुना देते हैं हाथ हाथ। बहुत से जो जूनियर वकील होते हैं उनको पता ही नहीं है, वो हाथ हाथ आरोप सुनकर फाइल बहस में चले जाते। अगर आपको लगता है कि पुलिस ने जो चार्जशीट पेश की है उनमें गलत धाराएं लगाई है और जो धाराएं जो लगाई है वो नहीं है, कई बार क्या होता है कि पुलिस पर आरोप लगते हैं अपने जो मुलजिम की तरफ से है और जो धारा नहीं लगनी चाहिए वो धारा लग जाती है। अपन बोला भाई पुलिस ने परिवादी से पैसे खा लिया, और कई बार परिवादी कहता है मुलजिम की धारा हट गई तो मुलजिम से पुलिस से पैसे खा ले। पर मोटे मोटे तौर पर जब जैसे आपके सामने फाइल आती है, चार्जशीट पेश होते हैं और उसमें आरोप तय किए जाते हैं, तो उस समय आपको बहस में क्या करना, सबसे पहले जो भी धारा लगी है मुलजिम के ऊपर, तो उन धाराओं को आप कम से कम 3 से 4 बार पढ़िए। अगर आप 3 से 4 बार पढ़ोगे तो आपको यह पता चलेगा कि यह धारा क्या कहती है। सपोज करो, एक एग्जांपल के उदाहरण के लिए, तीन 341 और 452 IPC बता रहा हूं आपको ना, BNS नहीं बता रहा हूं। ये धारा लगी है, एक बंदे ने ए ने बी पर आरोप लगाया कि इस बंदे ने मेरे घर में आकर मेरे साथ मारपीट की। अब कोर्ट में चालान पेश हो गया। अब चालान में ये तीनों धारा आ गई है। अब आप चाह रहे हो कि 452 धारा मेरे क्लाइंट के ऊपर लगती नहीं है, तो इसको हटाने के लिए क्या करोगे आप, आरोप पर बहस करोगे। अब बहस क्या करोगे, अब आपको तो पता ही नहीं 452 धारा क्या है। जब आप 400 मतलब ए ने आरोप लगा कि भाई बी ने मेरे घर पर आकर मेरे साथ मारपीट की, तो मारपीट नहीं हुई 452 घर अत्याचार, यानी कि मैं बताऊं सिंपल सा, किसी के घर के अंदर उसके बिना इजाजत के जाकर उसके साथ मारपीट करना, इसलिए घर अत्याचार हो जाती है। कुल मिलाकर किसी के घर में बिना परमिशन के अंदर जाना, ये होगी आपके। अब आप इसको कैसे हटाओगे, सबसे पहले आपको ये धारा आपको देखनी 3-4 बजे को आपको पता लग जाएगा। फिर जो FIR दर्ज हुई है, FIR में उसने क्या लिखा है, उसने लिखा है कि हाँ भाई
ये बंदा 100 बंदा मेरे घर पर आकर मारपीट की, ये लिखा है। और बयान में फिर आप देखो, बयान में क्या लिखा है? अगर बयान मैच नहीं करते हैं, फिर देखो आप मौका नक्शा जो पुलिस ने किया, उसमें घर को बताया नहीं बताया, मारपीट बाहर बताइए या घर के अंदर आकर बताइए, क्या बताइए, ये सारी चीजें लिखो। देखो जो अपने फेवर में हो, धारा कम करे, वही चीज बतानी है। एक चीज हमेशा ध्यान, ऐसा नहीं आप बता सर मेरा बंदा इस घर के अंदर आया और ये मार, ऐसा कभी भी आपको बहस के अंदर नहीं करना है। अपन ये चीज अगर मौका नक्शा होता है तो मौका नक्शे की बात नहीं करनी अपन वहां बहस में। अपन को बहस में करनी, बयान में मैच नहीं कर रहा है तो अपन को बात करनी बयान के ऊपर। जैसा आपको बताना है कि सर 452 लगती नहीं है, लगती इसलिए नहीं है कि कहीं पर भी परिवादी ने यह बयान में नहीं कहा है कि ए बंदा बी के घर के अंदर आकर मारपीट की है। अगर जब तक यह साबित नहीं होता तब तक 452 नहीं लगी है। पर आप देखो इजी गोल नहीं है, आरोप पर आप बहस कर लेते हो, कई बार नहीं हटती है, कई बार धारा हट जाती है और कई बार सारी धारा डिस्चार्ज हट जाती है तो डिस्चार्ज होता है तो आदमी बरी हो जाता है हाथों हाथ। पर आपको यहाँ 452 हटा रहे हो मतलब घर के अंदर वो मतलब ये बयान में मैच नहीं करा, आपको डटना पड़ेगा। जज साहब के सामने आपको तिथ्य बताने पड़ेंगे। देखो कानून से बाहर ना तो जज साहब जा सकते हैं, ना अपन जा सकते हैं, ना मुलजिम जा सकते, ना परिवादी जा सकता। मतलब एक तरह से कहो तो कानून स्पष्ट नहीं है, कुछ शब्द होते ही नया सेक्शन लग जाता है कि अब अवेलेबल सेक्शन पर नॉन अवेलेबल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए आप जब भी आरोप पर बहस करो तो कम से कम जो सेक्शन लगे हैं उसको 2-3 बार पढ़ो, फिर एफआईआर को पढ़ो, फिर उसने बयान किया दिया वो पढ़ो, फिर मौका नक्शा देखो, ये सारे चीज देखो। जब आप देखो ये धारा इसके अंदर फिट नहीं हो रही है तो आप बुक्स साथ में ले जाओ और जैसे आपको वो धारा पढ़ कर बताओ। जैसे ये 452 गृह अत्याचार कहीं पर घर के अंदर बिना परमिशन के, तो अगर बयान से मैच नहीं होगी तो आप आरोप पर बहस करोगे तो ये धारा सेक्शन हट जाएगी। तो इस प्रकार से आपको बहस करनी है। मोटे मोटे तौर पर आपको जब आप बहस करते हो तो तथ्य का ध्यान रखो, सेक्शन का ध्यान रखो और बयान का ध्यान रखो। ये सारी चीजें आपको जज साहब को कन्विंस करना पड़ेगा। जब तक जज साहब आपसे कन्विंस नहीं होंगे तब तक सेक्शन नहीं हटेगा। और कन्विंस करने का सबसे अच्छा तरीका है आपको उस सेक्शन से रिलेवेंट पता होना चाहिए। अपना काम है मेहनत करना, आरोप अच्छे से अच्छे तरीके से बहस करना। 3-4 बार मैं और कर रहा हूं, 3-4 बार और इस फाइल को और पढ़ो। जो चार्जशीट पेश हुई है, जो चलान पेश हुआ, उस चलान को बहुत अच्छे से पढ़ो और देखो कहां कमी है। उस कमी को ही अपन को जज साहब को बताना कि भाई पुलिस ने जो जांच की है वो सही तरीके से जांच नहीं की है और ये सेक्शन मेरे बंदे के ऊपर लगता ही नहीं। बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा सकता हूं, पर मोटे मोटे तौर पर ये हर चीज में ये बहस काम आ सकती है। बाकी जहां सेक्शन लगे उस सेक्शन के आधार पर बहस की जाती है। अलग अलग मैटर में अलग अलग प्रकार से बहस की जाती है। पर मोटे मोटे जितने भी मुकदमे होते हैं उसमें इस प्रकार से अगर आप बहस करोगे तो आपके क्लाइंट के ऊपर जो धारा है वो धारा कम भी हो सकती है और डिस्चार्ज भी हो सकती है। बहुत सारे मेरे प्रैक्टिकल लॉ से समझ जो लाइफ है उसमें बहुत बार मेरे क्लाइंट डिस्चार्ज भी हुआ है, कुछ में सेक्शन कम भी हुआ है, कभी वो भी नहीं है। तो इस प्रकार से आप बहस कर सकते हो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो एक लाइक कर दो और इससे रिलेवेंट आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आप चाहते हैं
आपके साथी को वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल एडवोकेट RK बटानिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको दबाओ और सब्सक्राइब करो। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।